हेलो एंड वेरी वार्म वेलकम। आप सभी लोगों का स्वागत है इस पर्टिकुलर सेशन के अंदर। आप याद रखिएगा कि आपके एग्ज़ाम के अंदर चाहे वो सेंटेंस इम्प्रूवमेंट के क्वेश्चंस हो, चाहे वो आपके कॉमन एरर्स के क्वेश्चंस हो और कभी-कभी आपके फिलर्स भी हो, तो वो आपके टॉपिक से आसानी से निकल के आ सकते हैं और वो टॉपिक है आपका सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशंस का, ठीक है? सुपरफ्लुअस का क्या अर्थ होता है? क्या आप देख पा रहे हैं? यहाँ पर एक शब्द है सुपर, सुपर जैसे कई बार हम कहते हैं ना, अरे वाह! क्या सुपर हिट परफॉर्मेंस थी। यानी कि कुछ ज़्यादा ही, ठीक है? कुछ ज़्यादा ही। और सुपर के साथ जब फ्लुअस वर्ड लग जाता है तो सुपरफ्लुअस का अर्थ हो जाता है ऐसी चीज़ जो बिल्कुल फ़ज़ूल की है, ठीक है? बिल्कुल फ़ज़ूल है, बिल्कुल रिडंडेंट है। हम अंग्रेज़ी भाषा में इसे रिडंडेंट भी कह सकते हैं, ठीक है? मतलब किसी काम की नहीं है। जैसे अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग कह देते हैं कई बार हिंदी में बेफ़ज़ूल, तो बेफ़ज़ूल गलत हो जाता है क्योंकि बे का वैसे ही अर्थ होता है कि आप नहीं पसंद कर रहे हैं और फ़ज़ूल मतलब कि बिल्कुल ख़राब है, उर्दू का शब्द हो गया जैसे कि। तो आपको यहाँ पर याद रखना है कि इसी प्रकार से अंग्रेज़ी भाषा में भी हम कुछ ऐसी गलतियाँ करते हैं, या आपके सेंटेंस इम्प्रूवमेंट के क्वेश्चंस हो गए या आपके कॉमन एरर्स के क्वेश्चंस हो गए, इनमें ये पूछे जाते हैं, ठीक है? तो जितना ज़्यादा आप इसके ऊपर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी लेके आएँगे वो उतना ही बेहतर होगा। इस पर्टिकुलर सेशन में हम लोगों ने अधिकतर सारे सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशंस के क्वेश्चन टाइप्स को हम प्रैक्टिस करेंगे बारिंग अ फ्यू, और जो फ्यू हैं वो भी हम लोग आगे आने वाली सीरीज़ में कवर कर लेंगे। लेकिन वैसे ये एक बहुत ही एग्जॉस्टिव इन अ वे सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशंस के ऊपर आपकी कंप्लीट गाइड रहेगी, ठीक है? तो आज हम देखेंगे आपकी कंप्लीट गाइड टू सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशंस, ऐसे एक्सप्रेशंस जो कि जैसे कि ये शब्द ही कह रहा है जो एक्सेस में है, जो बिल्कुल ही फालतू के हैं, फजूल के हैं, ठीक है? तो उनके लिए सुपरफ्लुअस यूज़ होता है। सुपरफ्लुअस को अगर मैं इंग्लिश में ट्रांसलेट करूँ तो हम इसे कहेंगे अननेसेसरी। नेसेसरी कोई चीज़ है जो कि आवश्यक है, अननेसेसरी कोई चीज़ है जो कि बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती है उस चीज़ की, आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं है उस चीज़ की, तो वो चीज़ अननेसेसरी हो जाती है। तो वो चीज़ अननेसेसरी हो जाती है, ठीक है? तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। आइए आपकी पहली कैटेगरी को देखते हैं। आपकी सबसे पहली कैटेगरी जो कि बहुत ही सिंपल कैटेगरी है, ही इज़ माई कज़न ब्रदर, शी इज़ माई कज़न सिस्टर, ही इज़ माई कज़न ब्रदर, राहुल इज़ माई कज़न ब्रदर, श्वेता इज़ माई कज़न सिस्टर। तो ये सारे के सारे बिल्कुल गलत हैं, ठीक है? देखिए, जब मैं कह रही हूँ ही इज़ माई कज़न ब्रदर, ठीक है, तो ये गलत क्यों है? क्योंकि ही में पहले से ही आपको मेरे कज़न का जो लिंग है वो पता चल चुका है, ठीक है? तो आपको पता चल चुका है ही की वजह से कि मैं अपने कज़न भाई की बात कर रही हूँ। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि कज़न ब्रदर और कज़न सिस्टर ये स्टैंडर्ड इंग्लिश में गलत है। आप कज़न ही कहेंगे, आप कज़न ब्रदर, कज़न सिस्टर नहीं कहेंगे। जैसे अगर मैं कहती हूँ ही इज़ माई कज़न, ब्रदर लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। शी इज़ माई कज़न, सिस्टर लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो सबसे पहला उदाहरण, सबसे पहला इम्पॉर्टेंट उदाहरण आपके सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशन का हो जाता है कज़न ब्रदर और कज़न सिस्टर का, ठीक है? तो ये चीज़ आपको अच्छी तरह से याद रखनी है। कज़न ब्रदर और कज़न सिस्टर का जो एग्जाम्पल है वो आपका सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट उदाहरण हो जाता है, ठीक है? तो इसको आपने याद रखना है। तो कज़न ब्रदर, कज़न सिस्टर गलत होगा, आप सिंपली लिख देंगे ही इज़ माई कज़न, शी इज़ माई कज़न, राहुल इज़ माई कज़न, अंजलि इज़ माई कज़न, इस तरह से, ठीक है? तो ब्रदर और सिस्टर लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है कज़न के साथ, वो सुपरफ्लुअस है अंग्रेज़ी भाषा के अंदर, ठीक है? तो ये अगर आपको क्लियर है तो जल्दी से थम्स अप का साइन दे दीजिएगा। फाइनल कंक्लूजन, फाइनल कंक्लूजन ये अक्सर हम कहते हैं, सो द फाइनल कंक्लूजन इज दैट मे बी द लॉकडाउन विल नॉट गेट ओवर ऑन द 14th ऑफ अप्रैल। तो ये क्या है? ये गलत है क्योंकि कंक्लूजन का अर्थ ही होता है कि अंतिम है, ठीक है? कंक्लूड हम कब करते हैं? हम कंक्लूड अंतिम जगह पे करते हैं, एंड में आके कंक्लूड करते हैं। तो ये फाइनल कंक्लूजन जो है ये सुपरफ्लुअस है, ये अननेसेसरी है, ये सुपरफ्लुअस है, ये अननेसेसरी है, क्योंकि कंक्लूजन का अर्थ ही यही होता है कि वो एंड में आ रहा है, कंक्लूजन का अर्थ ही यही होता है कि वो एंड में आ रहा है। तो फाइनल लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है, तो फाइनल लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है? तो फाइनल का जो प्रयोग है वो बिल्कुल अनावश्यक है, फाइनल का जो प्रयोग है वो बिल्कुल अनावश्यक है, क्योंकि कंक्लूजन जो होती है बच्चे वो हमेशा फाइनली होती है, कंक्लूजन जो होती है वो हमेशा फाइनली होती है, इसीलिए हमें फाइनल के साथ कंक्लूजन
लगाने की ज़रूरत नहीं है, या कंक्लूजन के साथ फाइनल लगाने की ज़रूरत नहीं है. सो फाइनली इट वॉज डिसाइडेड, या द कंक्लूजन ऑफ द इंटायर आर्ग्यूमेंट वॉज, इस तरह से आप लिख सकते हैं. काइंडली रिक्वेस्टेड, अब ये भी गलत हो जाता है, ठीक है. अगर आप रिक्वेस्टेड, ही रिक्वेस्टेड मी टू कम अलोंग, ठीक है. काइंडली हेल्प मी, हम ये नहीं कहेंगे काइंडली रिक्वेस्टेड हेल्प मी, वो गलत हो जाता है, ठीक है. तो काइंडली और रिक्वेस्टेड भी आप एक साथ प्रयोग नहीं करेंगे. काइंडली और रिक्वेस्टेड भी एक तरह का आपका सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशन है. अभी जब हम उदाहरण देखेंगे तो ये और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा. काइंडली और रिक्वेस्टेड एक साथ नहीं आएगा. काइंडली आपका एडजेक्टिव है, जबकि रिक्वेस्टेड आपकी क्रिया है, आपका वर्ब है, ठीक है. तो आप कह सकते हैं काइंडली स्माइल, स्माइल को एक तरह का विशेषण मिल गया है. काइंडली किस प्रकार की स्माइल थी? काइंडली स्माइल थी. काइंडली थॉट, दैट्स अ वेरी काइंडली थॉट, आई वांट टू डोनेट मनी, तो दैट्स अ वेरी काइंडली थॉट, ठीक है. तो इस तरह से. अब एक और सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशन, और ये हम अक्सर गलत कर देते हैं, और ये सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशन आपका जो है वो है सपोजिंग इफ़ का, ठीक है. ये आपका जो सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशन है बच्चे, ये है आपके सपोजिंग इफ़ का. ये गलत हो जाता है. अगर हम कहते हैं ना सपोजिंग इफ़ आई स्कोर गुड मार्क्स व्हाट विल हैपन, सपोजिंग इफ़ आई गेट सिलेक्टेड इन द जॉब इंटरव्यू, ठीक है. तो ये गलत है. या तो आप सपोजिंग लिखेंगे या आप इफ़ लिखेंगे, या तो आप सपोजिंग लिखेंगे या आप इफ़ लिखेंगे. सपोजिंग इफ़ अगर आप एक साथ लिखते हैं, सपोजिंग इफ़ अगर आप एक साथ लिखते हैं तो वो गलत हो जाता है. सपोजिंग इफ़ आप एक साथ नहीं लिखेंगे, इसको याद रखिएगा, ठीक है. तो इफ़ का प्रयोग अनावश्यक हो रहा है यहाँ पर. या तो आप सपोज लिख देंगे, सपोज यू विन द फर्स्ट प्राइज, सपोज यू लूज द फर्स्ट प्राइज, ठीक है. तो या तो आप सपोज लिख देंगे या फिर आप इफ़ लिख देंगे, ठीक है. इफ़ यू वन द फर्स्ट प्राइज, तो सपोज और इफ़ टुगेदर नहीं आएंगे, क्योंकि दोनों का ही अर्थ होता है यदि. यदि आप जीत गए, ठीक है, यदि ऐसा हुआ तो यदि, या फिर अगर ऐसा हुआ, तो ये दोनों का एक ही अर्थ निकलता है. तो सपोज और इफ़ को आप इकट्ठे यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है. अच्छा, अब ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है. रीइम्बर्स, रिटर्न हो गया, रिट्रीट हो गया, इनके अंदर आर ई आ रहा है. री का अर्थ ही होता है वापस, ठीक है, बैक करना. तो रिटर्न बैक गलत है. आप सिर्फ रिटर्न लिखेंगे, काइंडली रिटर्न द मनी. आप ये नहीं कहेंगे रिटर्न बैक द मनी. रीइम्बर्स बैक नहीं होगा. रीइम्बर्स का अर्थ ही होता है वापस लेना, ठीक है. तो रिटर्न बैक में बैक गलत है. बैक बिल्कुल आपका अनावश्यक है. बैक का जो प्रयोग हुआ है यहाँ पर वो अनावश्यक है, यानी कि उसकी कोई आवश्यकता नहीं है, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है. रिटर्न का अर्थ ही होता है गो बैक, गो या कम बैक, ठीक है. आई एम रिटर्निंग, तो मतलब इसका अर्थ ही होता है कि आप वापस आ रहे हैं. तो ये चीज़ भी, काइंडली रिटर्न द थिंग्स, दैट मीन्स मेरे को एक तरह से गिव इट बैक टू मी. तो ये आपको याद रखना है कि रिटर्न के साथ बच्चे आप बैक का प्रयोग नहीं करेंगे. रिटर्न के साथ आप बैक का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है. रीइम्बर्स बैक, उसी प्रकार से रीइम्बर्स बैक हो गया. ये भी आपका बिल्कुल गलत है, ठीक है, क्योंकि आप रीइम्बर्स के साथ भी बैक नहीं लगाएंगे. रीइम्बर्स का अर्थ ही होता है, जैसे अगर फॉर एग्जांपल आपने कोई खर्चा कर लिया, ठीक है, आपने 100 रुपये का खर्चा किया क्योंकि आप किसी और का काम कर रहे थे, तो आप जब उनसे वो 100 रुपये वापस लेंगे, वो एक तरह का रीइम्बर्समेंट है, वो एक तरह का रीइम्बर्समेंट है. तो वो पहले से ही अर्थ हो रहा है कि वापस मिलना, उसका पहले से ही अर्थ हो रहा है वापस मिलना. तो रीइम्बर्स बैक जो है वो बिल्कुल गलत है, ठीक है. अगर आप स्टैंडर्ड इंग्लिश के रूल्स देखोगे तो ये बिल्कुल गलत जवाब हो जाएगा. रीइम्बर्स, ये जो आपका रीइम्बर्स है, ये आपका क्या है, ये आपका बिल्कुल गलत जवाब है, ठीक है. सॉरी, रीइम्बर्स बैक जो है वो गलत हो जाएगा, रीइम्बर्स सही है. रिट्रीट बैक में भी सेम है. बैक अनावश्यक है. रिट्रीट का अर्थ ही होता है वापस चले जाना. वी रिट्रीटेड, रिट्रीटेड बैक की कोई आवश्यकता नहीं है. बैक का जो प्रयोग है वो अनावश्यक है, क्योंकि रिट्रीट का अर्थ ही यही होता है, रिट्रीट का मतलब ही यही होता है दैट यू आर गोइंग बैक. रिट्रीट का अर्थ ही क्या हो जाता है? रिट्रीट का अर्थ ही हो जाता है कि आप वापस जा रहे हैं, ठीक है. अच्छा, मुझे बताइए जल्दी से, म्यूचुअल अग्रीमेंट, क्या ये सही है, क्या ये गलत है? अगर मैं म्यूचुअल अग्रीमेंट लिखती हूँ तो क्या ये सही है, क्या ये गलत है? जल्दी फटाफट से बताइए, म्यूचुअल अग्रीमेंट क्या है? म्यूचुअल अग्रीमेंट सही है या म्यूचुअल अग्रीमेंट गलत है? जल्दी से मुझे बताइए.
देखिए बच्चे, अगर आप म्यूचुअल कहते हैं, ठीक है, म्यूचुअल दो लोगों के बीच में ही होता है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग जैसे हम कहते हैं। म्यूचुअल अग्रीमेंट में अग्रीमेंट वर्ड सुपरफ्लुअस है। म्यूचुअल अग्रीमेंट में अग्रीमेंट वर्ड जो है वो बिल्कुल आपका सुपरफ्लुअस है, ठीक है। तो म्यूचुअल का जो प्रयोग है वो अनावश्यक है, क्योंकि या तो अग्रीमेंट आप लिख लीजिए, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द अग्रीमेंट, ठीक है, या फिर म्यूचुअली लिखिए, इट वॉज म्यूचुअली डिसाइडेड। आप म्यूचुअल अग्रीमेंट जो लिखते हैं वो गलत हो जाता है, ठीक है, वो गलत हो जाता है। ये चीज़ आपको याद रखनी है कि ये दोनों के दोनों साथ में नहीं आएंगे, इन दोनों का एक ही अर्थ निकल रहा है, ठीक है, इन दोनों का एक ही अर्थ निकल रहा है, इसलिए म्यूचुअल और अग्रीमेंट एक साथ नहीं आएंगे। इन दोनों का एक ही अर्थ निकल रहा है, इसीलिए म्यूचुअल और अग्रीमेंट एक साथ नहीं आएंगे, ठीक है, इसको याद रखिएगा। अच्छा, अ म्यूचुअल फ्रेंड, ही इज़ माई म्यूचुअल फ्रेंड, ही इज़ आ म्यूचुअल फ्रेंड, ही इज़ आ म्यूचुअल फ्रेंड, गलत, ठीक है, ये गलत हो जाता है। ही इज़ अ कॉमन फ्रेंड, ये फेसबुक की वजह से हम लोगों ने काफ़ी गलत सीख लिया है, लेकिन आपको ये चीज़ याद रखनी है कि म्यूचुअल फ्रेंड आप स्टैंडर्ड इंग्लिश में नहीं यूज़ करेंगे, आप स्टैंडर्ड इंग्लिश में कॉमन फ्रेंड कहेंगे, ठीक है, ही इज़ अ कॉमन फ्रेंड, ही इज़ अ कॉमन फ्रेंड, ठीक है, म्यूचुअल नहीं कहेंगे, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है, म्यूचुअल इंटरेस्ट भी नहीं होगा, उसी प्रकार से कॉमन इंटरेस्ट, दिस इज अ कॉमन इंटरेस्ट, ठीक है, इट्स अ कॉमन इंटरेस्ट टू स्टडी वोकैबुलरी, इट्स अ कॉमन इंटरेस्ट टू स्टडी ग्रामर, इट्स अ कॉमन इंटरेस्ट टू गो फॉर हॉर्स राइडिंग। तो आपका कॉमन फ्रेंड सही है और कॉमन इंटरेस्ट सही है, म्यूचुअल फ्रेंड और म्यूचुअल अग्रीमेंट ये गलत है। और तो इसको प्लीज़ अच्छी तरह से नोट कर लीजिएगा, क्योंकि आम बोलचाल में हम लोग इसे बोलते हैं, ठीक है, तो ये आपने ध्यान रखना है। अच्छा, अब यहाँ पर ध्यान से देखिए और मुझे बताइए क्या ये सही यूसेजेस हैं या ये गलत यूसेज है। तो यहाँ पर जो ये सारे आपको वर्ड्स दिख रहे हैं, इनके साथ आपको प्रेपोजिशंस दिख रहे हैं, क्या ये सही यूसेज है या क्या ये गलत यूसेज है, जल्दी से इसके बारे में बताइए। बच्चे, अगर आप ध्यान से इस क्वेश्चन को देखेंगे तो आपको आसानी से जवाब पता चल जाएगा। अवेट, अवेट, फॉर लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, अवेट मतलब इक्वल्स टू वेट फॉर, ठीक है। कंप्राइज, कंप्राइज, कंप्राइज यानी कि कंसिस्ट ऑफ, कंसिस्ट ऑफ। डिस्पाइट यानी कि इंस्पाइट ऑफ। इन्वेस्टिगेट यानी कि आप एक तरह से छानबीन कर रहे हैं, इनटू अ मैटर, ठीक है, तो यू आर इंक्वायरिंग इनटू। ध्यान से सुनिएगा, इसको ध्यान से सुनिए और इसको लिख भी लीजिए, मैं अभी आपको दिखाऊंगी भी। अवेट इज इक्वल टू वेट फॉर, ठीक है, तो अवेट के साथ आप फॉर नहीं लगाएंगे। कंप्राइज इज इक्वल टू कंसिस्ट ऑफ, कंप्राइज इज इक्वल टू कंसिस्ट ऑफ, तो यहाँ पर भी ऑफ नहीं लगेगा। डिस्पाइट इज इक्वल टू इंस्पाइट ऑफ, तो डिस्पाइट के साथ भी ऑफ नहीं लगेगा। इन्वेस्टिगेट इज इक्वल टू इंक्वायर इनटू, तो इन्वेस्टिगेट के साथ भी इनटू नहीं लगेगा। इसे प्लीज़ कंठस्थ कर लीजिएगा, इसे प्लीज़ याद रखिएगा, ये आपके फिंगर टिप्स पे होना चाहिए। ये मैंने प्रेपोजिशन की मास्टर क्लास में भी बताया था आप लोगों को, ये आपने ध्यान में रखना है। अवेट हो गया, डिस्पाइट हो गया, कंप्राइज हो गया, इन्वेस्टिगेट हो गया, इनके बाद आप किसी भी प्रेपोजिशन का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि इनके अंदर ही प्रेपोजिशन छुपा हुआ है, इसीलिए वो सुपरफ्लुअस हो जाता है, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है कि इन सब में प्रेपोजिशन का यूज़, इन सारे एग्जाम्पल्स में प्रेपोजिशंस का जो यूज़ था वो बिल्कुल अनावश्यक था, बिल्कुल अनावश्यक था, क्योंकि अवेट का अर्थ ही होता है वेट फॉर, कंप्राइज का अर्थ ही होता है कंसिस्ट ऑफ, डिस्पाइट का अर्थ ही होता है इंस्पाइट ऑफ, इन्वेस्टिगेट का अर्थ ही होता है इंक्वायर इनटू। तो ये आपने याद रखना है कि इनके अंदर प्रेपोजिशंस पहले से ही मौजूद हैं, इनके अंदर प्रेपोजिशंस पहले से ही मौजूद हैं, तो ये प्लीज़ याद रख लीजिएगा, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में पाए भी जाते हैं, ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। अच्छा, अब ध्यान से देखिए, रीज़न बिकॉज, क्या ये सही है, क्या ये नहीं सही है। ध्यान से देखिए, 30 सेकेंड्स लीजिए और मुझे बताइए। दिस इज़ द रीज़न बिकॉज ही डज़ नॉट कम, दिस इज़ द रीज़न बिकॉज ही डज़ नॉट कम, ठीक है, क्या ये सही है, क्या ये गलत है। रीज़न बिकॉज, रीज़न बिकॉज और रीज़न बिकॉज, तो ये हम कई बार देखते हैं, ये कई बार यूज़ होता है, लेकिन प्लीज़ याद रखिएगा ये बिल्कुल गलत हो जाता है। रीज़न के साथ आप वाई लगा सकते हैं, दिस इज़ द रीज़न वाई ही डज़ नॉट कम, दिस इज़ द रीज़न वाई ही डज़ नॉट कम, लेकिन रीज़न के साथ आप बिकॉज नहीं लगाएंगे, रीज़न के साथ आप बिकॉज नहीं लगाएंगे, इसको याद रखिएगा, ठीक है। रीज़न के साथ आप वाई का प्रयोग कर सकते हैं, द रीज़न वाई इज़ नॉट
नॉट अटेंडिंग द कॉन्फ्रेंस इज़ बिकॉज ही इज़ इल, ठीक है। तो ये चीज़ आप यहाँ पर रख सकते हैं, लेकिन रीज़न के साथ बिकॉज नहीं लगाएंगे क्योंकि कहीं ना कहीं उनका अर्थ एकदम से सिमिलर है, ठीक है। तो रीज़न के साथ बिकॉज नहीं लगेगा, रीज़न के साथ आप वाई लगा सकते हैं, लेकिन रीज़न के साथ बिकॉज नहीं लगेगा, रीज़न के साथ बिकॉज नहीं लगेगा। इसे प्लीज़ याद रख लीजिएगा, ये ज़रूरी है। अच्छा, अब ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रूल है आपके सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशन का, इसको भी आपने अपने दिमाग में ध्यान से डाल देना है, ठीक है। क्या है, देखिए आपके वर्ड्स जैसे ध्यान से देखिए, अनटिल हो गया, अनलेस हो गया, फॉरबिड हो गया, प्रोहिबिट हो गया, प्रिवेंट हो गया, डिसुएड हो गया, डिनाई हो गया, रिफ्यूज़ हो गया, लेस्ट हो गया, इन सभी वर्ड्स में नॉट पहले से ही छिपा हुआ है, इन सभी वर्ड्स में नॉट पहले से ही है, इन सभी वर्ड्स में नॉट पहले से ही है, और इसीलिए हम नॉट का प्रयोग इन सारे वर्ड्स के साथ नहीं करेंगे। अनटिल, अनलेस, फॉरबिड, प्रोहिबिट, प्रिवेंट, डिसुएड, डिनाई, रिफ्यूज, लेस्ट, इन सारे वर्ड्स के साथ आप नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि इन सभी वर्ड्स में नॉट इम्प्लाइड है, क्योंकि इन सभी वर्ड्स में नॉट इम्प्लाइड है, इसीलिए आप इन सभी वर्ड्स के साथ नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे। आप इन सारे वर्ड्स के साथ नॉट का यूज़ नहीं करेंगे, आप इन सारे वर्ड्स के साथ नॉट का यूज़ नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि इनमें नॉट पहले से ही छिपा हुआ है। क्यों? क्योंकि इसमें नॉट पहले से ही छिपा हुआ है। इसे प्लीज़ ध्यान में रख लीजिएगा, ये बहुत ही कॉमन एरर क्वेश्चन आता है। ही फॉरबेड मी नॉट टू गो आउट, मैंने अभी अभी आपको बताया फॉरबेड के साथ नॉट का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि फॉरबेड का अर्थ ही होता है मना कर देना, नॉट, ठीक है, नॉट अलाउ, फॉरबेड इज इक्वल टू नॉट अलाउ। तो ही फॉरबेड मी टू गो आउट, ही फॉरबेड मी टू गो आउट, ये अगर नॉट आ जाएगा तो इसका अर्थ ही पूरा बदली हो जाएगा, ठीक है, तो ये याद रखिएगा। ही फॉरबेड मी टू गो आउट, ही फॉरबेड मी टू गो आउट, ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। अच्छा, अब अगला देखिए, ही इज़ अ कावर्ड मैन, ही इज़ अ कावर्ड मैन, ठीक है। देखिए आपका जो नाउन है उसकी विशेषता आपका एडजेक्टिव बताता है, लेकिन नाउन की विशेषता नाउन कभी नहीं बताएगा, ठीक है। ये वाक्य गलत है। या तो आप लिखेंगे ही इज़ अ कावर्ड, ही इज़ अ कावर्ड, क्यों? क्योंकि कावर्ड एक नाउन है, कावर्डली आपका एडजेक्टिव है, लेकिन कावर्ड जो है वो नाउन है। ही इज़ अ कावर्ड, फुल स्टॉप। वैसे ही आपको पता चल गया कि वो ही है तो मैन की बात हो रही है, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है कि कावर्ड जो है आपका नाउन है, और नाउन का ही प्रयोग आप नहीं कर सकते नाउन की विशेषता बताने के लिए। तो ये आपने याद रखना है। कावर्ड का अर्थ होता है कायर आदमी, कावर्ड का अर्थ होता है कायर आदमी। सो ही इज़ अ कावर्ड, ही इज़ अ कावर्ड, ही इज़ अ कावर्ड मैन, गलत, गलत इंग्लिश हो जाती है। अक्सर हम देखते हैं लोग ऐसा बोलते हैं, लेकिन ये गलत इंग्लिश है। कावर्डली आपका एक एडजेक्टिव है, कावर्डली मैन आप कह सकते हैं, ही इज़ अ कावर्डली मैन, दैट इज़ फाइन, बट ही इज़ अ कावर्ड मैन गलत है, प्लीज़ याद रखिएगा, ही इज़ अ कावर्ड, दैट्स इट, ठीक है। फ्ली अवे, ये भी आपका एक सुपरफ्लुअस है। क्यों सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशन है? क्योंकि फ्ली का अर्थ ही होता है रन अवे, फ्ली का अर्थ ही होता है रन अवे, ठीक है। तो रन अवे के लिए आप फ्ली का प्रयोग करते हैं, रन अवे के लिए आप फ्ली का प्रयोग करते हैं। तो इस चीज़ को आपने थोड़ा ध्यान में रखना है, इसे प्लीज़ अपने ध्यान में रखिएगा। He is Ramesh and who is my friend? He is Ramesh and who is my friend? देखिए प्लीज़ याद रखिएगा कि आपके रिलेटिव प्रोनाउंस के साथ, मैं अभी आपको दिखाऊंगी भी, ये जैसे who हो गया, इनसे पहले आप and का यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। तो रिलेटिव प्रोनाउंस से पहले आप and का प्रयोग नहीं करेंगे। He is Ramesh who is my friend, and का प्रयोग नहीं होगा, ये प्लीज़ याद रखिएगा। We never use and before relative pronouns। आप इसको अगर आपको नहीं भी याद हो रहा है तो प्लीज़ याद रखिएगा, हु हो गया, विच हो गया, दैट हो गया, इनसे पहले आप एंड का प्रयोग नहीं करेंगे, इनसे पहले आप एंड का प्रयोग नहीं करेंगे। तो जो आपके रिलेटिव प्रोनाउंस होते हैं, जैसे हु विच दैट आपके रिलेटिव प्रोनाउंस हैं, इनसे पहले आप एंड का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। चलिए बताइए, क्या ये सही है? सडनली कम अक्रॉस, सडनली कम अक्रॉस, क्या ये सही है, क्या ये गलत है? जल्दी से देख के मुझे बताइए, क्या ये सही है, क्या ये गलत है? सडनली कम अक्रॉस, सडनली कम अक्रॉस, ये क्या है? क्या ये सही है, क्या ये गलत है?
ठीक है। देखिए अब आपको याद रखना है कम अक्रॉस का अर्थ ही यही होता है कि अचानक से, आई केम अक्रॉस दिस पर्सन, आई केम अक्रॉस। तो कम अक्रॉस का अर्थ ही होता है अचानक से, कम अक्रॉस का अर्थ ही होता है अचानक से, ये याद रखिएगा। तो सडनली लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है, कम अक्रॉस का अर्थ ही होता है अचानक से, ठीक है। तो सडनली का प्रयोग जो है वो अनावश्यक है, सडनली का जो प्रयोग है वो अनावश्यक है, क्योंकि कम अक्रॉस का अर्थ ही होता है मीट सडनली, कम अक्रॉस का अर्थ ही होता है मीट सडनली, ठीक है। कम अक्रॉस का अर्थ यही होता है कि आप एकदम से उन्हें मिल रहे हैं। पासिंग मार्क्स, ये बिल्कुल गलत है, आप इसे पास मार्क्स कहेंगे। लिंकिंग लैंग्वेज गलत, लिंक लैंग्वेज, ठीक है। लिंकिंग रोड गलत, लिंक रोड। प्लीज़ याद रखिएगा आईएनजी फॉर्म हम घुसाड़ देते हैं, उसके बीच में लगा देते हैं, लेकिन वो गलत होता है बच्चे, ठीक है, वो गलत होता है। तो पासिंग मार्क्स का आप प्रयोग नहीं करेंगे, आप इसे पास मार्क्स कहेंगे। पासिंग मार्क्स का प्रयोग नहीं करेंगे, आप कहेंगे पास मार्क्स, ठीक है। पास मार्क्स जो है वो करेक्ट यूसेज है, पासिंग मार्क्स बिल्कुल गलत हो जाएगा, पास मार्क्स आपका बिल्कुल सही जवाब है। लिंकिंग रोड गलत, लिंक रोड। लिंकिंग लैंग्वेज गलत, लिंक लैंग्वेज, ठीक है, ये याद रखिएगा, ये ज़रूरी है, ठीक है। अच्छा आइए चलिए अब जल्दी से कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हैं ताकि ये और अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। ये आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन है, फटाफट से अब 30 सेकेंड्स लीजिए। बेस्ड ऑन सम रूल्स जो अभी हमने देखे, इन क्वेश्चंस को आइए फटाफट से सॉल्व करते हैं। ये आपका पहला क्वेश्चन है, जल्दी से इसका सही जवाब बताइए। All the members of the board are kindly requested to appear in the next meeting, ठीक है। इसमें क्या एरर है, कहाँ पर एरर है, कैसे अगर मुझे इस वाक्य को शुद्ध करना है तो मैं शुद्ध कर पाऊंगी। All the members of the board are kindly requested to appear in the next meeting. All the members of the board are requested to appear in the next meeting, ठीक है। kindly जो है वो गलत है, kindly जो है यहाँ पर superfluous है। kindly क्या है बच्चे, kindly यहाँ पर superfluous है, ठीक है। kindly will not be used, please help me, kindly help me, you are requested to help me। तो kindly आप एक्टिव वॉइस में यूज़ करते हैं, requested आप पैसिव वॉइस में यूज़ करते हैं, ये भी थोड़ा आप दिमाग में रख लीजिएगा। ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को और जल्दी से सॉल्व करके बताइए कि क्या लगता है आपको, आपके अनुसार क्या सही जवाब हो जाएगा। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप इसे आसानी से सॉल्व भी कर पाएंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट और इजी क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, आराम से देखिए और जल्दी से बताइए कि क्या सही जवाब हो जाएगा। Pakistan's support to the terrorists of India should be universally condemned by all. Pakistan's support to the terrorists of India should be universally condemned by all। जो पाकिस्तान का सपोर्ट है टेररिस्ट भारत के अंदर, वो उसको, उसकी निंदा सबको करना चाहिए, कंडेम सबको करना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखिए यूनिवर्सली यानी कि सबको, यूनिवर्सली यानी कि सबको, और बाय ऑल का भी अर्थ हो जाता है सबको। सो पाकिस्तान सपोर्ट टू द टेररिस्ट ऑफ इंडिया शुड बी यूनिवर्सली कंडेम्ड। बाय ऑल की कोई आवश्यकता नहीं है, बाय ऑल की कोई आवश्यकता नहीं है, बाय ऑल की कोई आवश्यकता नहीं है, इसे प्लीज़ याद रखिएगा। सो पाकिस्तान सपोर्ट टू द टेररिस्ट ऑफ इंडिया शुड बी यूनिवर्सली कंडेम्ड, शुड बी यूनिवर्सली कंडेम्ड। बाय ऑल की कोई आवश्यकता नहीं है, क्यों? क्योंकि यूनिवर्सली का अर्थ ही होता है सभी, यूनिवर्सली का अर्थ ही होता है सभी, तो बाय ऑल की कोई आवश्यकता नहीं है। बाय ऑल का प्रयोग यहाँ पर अनावश्यक है, यूनिवर्सली का अर्थ ही होता है बाय ऑल, यूनिवर्सली का अर्थ ही होता है बाय ऑल, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन में क्या सही जवाब हो जाएगा। ध्यान से देखिए कहाँ पर सुपरफ्लूअस एक्सप्रेशन है, कहाँ पर आपको लगता है कि आपका एक तरह से उन्होंने कोई चीज़ ऐसे ही डाल दी है, तो कहाँ पर आपको सुपरफ्लूअस एक्सप्रेशन का बोध हो रहा है। विद इन एन आवर्स जर्नी वी विल अप्रोच नियर शारजा, विद इन एन आवर्स जर्नी वी विल अप्रोच नियर शारजा, ठीक है। देखिए प्लीज़ याद रखिएगा अप्रोच का अर्थ ही होता है कि पास आना। अप्रोच का क्या अर्थ होता है? कि पास आना। वी आर अप्रोचिंग द एयरपोर्ट, हम के पास आ रहे हैं, एयरपोर्ट के पास आ रहे हैं, तो अप्रोच का अर्थ ही होता है के पास आना। अप्रोच का क्या अर्थ होता है बच्चे? अप्रोच का अर्थ ही होता है के पास आना। विद इन एन आवर्स जर्नी वी विल अप्रोच शारजा, वी विल अप्रोच शारजा, नियर की कोई आवश्यकता नहीं है, नियर की कोई आवश्यकता नहीं है। नियर का जो प्रयोग है वो बिल्कुल अनावश्यक है, नियर का जो प्रयोग है वो बिल्कुल अनावश्यक है, इस चीज़ को आपने याद रखना है, ठीक है। नियर का जो यूज़ है वो बिल्कुल अनावश्यक है।
क्योंकि अप्रोच का अर्थ ही होता है नज़दीक आना, के पास आना या नज़दीक आना अप्रोच का अर्थ होता है। इसीलिए अप्रोच के साथ नियर की कोई आवश्यकता नहीं है, इसीलिए अप्रोच के साथ नियर की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अप्रोच का अर्थ ही होता है नज़दीक आना। अप्रोच का अर्थ ही क्या हो जाता है बच्चे? नज़दीक आना। अब ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को, ये डायरेक्ट आपका रूल्स जो हम लोगों ने करे हैं उस पे बेस्ड है, तो यहाँ पर सभी का ही बिल्कुल सही जवाब आ जाना चाहिए। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। सपोजिंग इफ ऑल योर प्रॉब्लम्स हैड बीन सॉल्व्ड व्हाट वुड यू हैव डन? सपोजिंग इफ ऑल योर प्रॉब्लम्स हैड बीन सॉल्व्ड व्हाट वुड यू हैव डन? मैंने आपको पहले ही बताया था सपोजिंग और इफ साथ में नहीं होगा, ठीक है, यदि इन दोनों का ही एक तरह से अर्थ हो जाता है। तो सपोजिंग ऑल योर प्रॉब्लम्स हैड बीन सॉल्व्ड व्हाट वुड यू हैव डन, और इफ ऑल योर प्रॉब्लम्स, तो या तो आप सपोजिंग को हटा देंगे या आप इफ को हटा देंगे, लेकिन दोनों सपोजिंग और इफ एक साथ नहीं आएगा, लेकिन दोनों सपोजिंग और इफ एक साथ नहीं आएगा। तो या तो आप सपोजिंग को हटा देंगे या आप इफ को हटा देंगे, या तो आप सपोजिंग को हटा देंगे या आप इफ को हटा देंगे, ठीक है, इसको याद रखिएगा। सपोजिंग इफ का अर्थ हो जाता है यदि, ठीक है, यदि या मानो, मानो ये मानो है, ये मानो है, आओ की मात्रा है, मानो है, ठीक है। सो सपोजिंग इफ का अर्थ हो जाता है यदि या मानो, मानो अगर ये हो जाता है, मानो अगर ये नहीं होता है, यदि ये हो जाता है, यदि ये नहीं होता है, ठीक है। तो सपोजिंग और इफ को आप एक साथ कभी नहीं यूज़ करेंगे, क्योंकि वो सुपरफ्लुअस हो जाएगा, वो फजूल हो जाएगा, वो अननेसेसरी हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि अगर मैं एक ही चीज़ दो बार बोल रही हूँ तो वो बहुत अननेसेसरी हो रही है, ठीक है। सपोजिंग और इफ दे विल नॉट बी यूज टुगेदर, ठीक है, दे विल नेवर बी यूज टुगेदर। इसको, इस रूल को आप अच्छी तरह से ध्यान में रख लीजिएगा। चलिए अब ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को, ये भी क्वेश्चन का रूल अभी अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है, तो आप आसानी से इसका जवाब दे सकते हैं। ध्यान से देखिए और जल्दी बताइए क्या लगता है आपको, आपके अनुसार क्या सही जवाब हो जाएगा। When he lent me some books, he asked me to return them back by the end of the month, ठीक है। अब बच्चे अगर आपको ध्यान हो तो मैंने आपको कहा था रिटर्न का अर्थ ही होता है वापस देना, इसीलिए उसके साथ बैक का यूज़ जो है वो सुपरफ्लुअस है। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे, व्हेन ही लेंट मी, जब उन्होंने मुझे बुक्स दी, ठीक है, व्हेन ही लेंट मी सम बुक्स ही आस्क्ड मी टू रिटर्न देम बाय द एंड ऑफ द मंथ, ही आस्क्ड मी टू रिटर्न देम बाय द एंड ऑफ द मंथ। बैक की कोई आवश्यकता नहीं है, यहाँ पर बैक की कोई आवश्यकता नहीं है। व्हेन ही लेंट मी सम बुक्स ही आस्क्ड मी टू रिटर्न them by the end of the month, he asked me to return them by the end of the month। तो बैक की कोई आवश्यकता यहाँ पर नहीं है, ठीक है, बैक की कोई आवश्यकता यहाँ पर नहीं है, आपको यहाँ पर बैक लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। बैक का जो प्रयोग है वो अनावश्यक है, बैक का जो प्रयोग है वो क्या है बच्चे, बैक का जो प्रयोग है वो अनावश्यक है, क्योंकि रिटर्न का अर्थ ही होता है वापस आ जाना। रिटर्न का अर्थ ही क्या हो जाता है, रिटर्न का अर्थ ही हो जाता है वापस आ जाना। तो रिट्रीट हो गया, रिसीड हो गया, रीइंबर्स हो गया, इन सब के साथ आप बैक का प्रयोग नहीं करेंगे, इन सारे वर्ड्स के साथ आप बैक का प्रयोग नहीं करेंगे, इसे याद रख लीजिएगा। जल्दी से बताइए ये क्या क्या सही जवाब हो जाएगा। ये भी अभी अभी हम लोगों ने कुछ देर पहले इस रूल को किया है, तो आप सभी का बिल्कुल सही जवाब आना चाहिए। 30 सेकेंड्स लीजिए और जल्दी बताइए कि यहाँ पर क्या सही जवाब हो जाएगा। ही डिनाइड दैट ही वॉज नॉट प्रेजेंट ऑन द स्पॉट ऑफ द अकरेंस। ही डिनाइड, डिनाई का अर्थ ही होता है मना कर देना, तो इसीलिए डिनाई वर्ड के साथ नॉट का प्रयोग नहीं होगा। ही डिनाइड दैट ही वॉज प्रेजेंट ऑन द स्पॉट ऑफ द अकरेंस, ही डिनाइड दैट ही वॉज प्रेजेंट ऑन द स्पॉट ऑफ द अकरेंस। तो नॉट का प्रयोग नहीं होगा, नॉट का प्रयोग नहीं होगा, इस चीज़ को आपने याद रखना है। नॉट का जो यूज़ है वो यहाँ पर नहीं होगा। डिनाई का अर्थ होता है इनकार कर देना, मना कर देना, इनकार कर देना, मना कर देना। नॉट का प्रयोग यहाँ पर अनावश्यक है, नॉट का प्रयोग यहाँ पर अनावश्यक है। रिफ्यूज़ हो गया, फॉरबिड हो गया, प्रिवेंट हो गया, अनटिल हो गया, अनलेस हो गया, इनमें नॉट छुपा हुआ है। रिफ्यूज़, फॉरबिड, प्रिवेंट, अनटिल, अनलेस, इन सब में नॉट जो है वो बच्चे छिपा हुआ है, इसीलिए इनकार कर देना नॉट, ये आपको याद रखना है। डिनाई यानी कि इनकार कर देना, तो उसमें नॉट पहले से ही छिपा हुआ है, ठीक है। रिफ्यूज़, फॉरबिड, प्रिवेंट, अनटिल, अनलेस, लेस्ट, इन सब के अंदर नॉट पहले से ही छुपा हुआ है, इसीलिए आप इसके साथ नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे, इसीलिए आप इसके साथ नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे।
You will not succeed unless you do not work hard. You will not succeed unless में पहले से ही आपका नाम ही ना छुपा हुआ है, अगर आप ये नहीं करेंगे तो इसीलिए नॉट का प्रयोग नहीं होगा, ठीक है। ये अभी अभी आपको मैंने रूल बता ही दिया है। यू विल नॉट सक्सीड अनलेस यू डू वर्क हार्ड, ठीक है। तो अनलेस, अनटिल, आपका फॉरबिड हो गया, प्रिवेंट, लेस्ट, इन सब के अंदर पहले से ही नॉट जुड़ा हुआ है। डिनाई हो गया, तो इन सब के अंदर पहले से ही नॉट जुड़ा हुआ है, तो इनके साथ आप नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे। You will not use not with words like refuse, forbid, prevent, unless, until. चलिए जल्दी से बताइए यहाँ पर क्या सही जवाब हो जाएगा। आप अगर ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो आप आसानी से बताएंगे कि कहाँ बता पाएंगे कि कहाँ पर आपकी गलती है, ठीक है। अब बच्चे अगर आप इसको ध्यान से देखते हैं, माई फादर आस्क्ड मी इफ़ आई हैड सफिशेंट इनफ मनी टू पे द फीस। सफिशेंट यानी कि है मेरे पास, जितना ज़रूरी है, ठीक है। इनफ और सफिशेंट एक ही है। सफिशेंट इज इक्वल टू इनफ इज इक्वल टू पर्याप्त मात्रा में, इज इक्वल टू पर्याप्त मात्रा में, बिल्कुल उतनी मात्रा में जितनी आवश्यकता है। माई फादर आस्क्ड मी इफ़ आई हैड सफिशेंट मनी टू पे द फीस। माई फादर आस्क्ड मी इफ़ आई हैड इनफ मनी टू पे द फीस। लेकिन ये वैसे ही है जैसे सपोजिंग और इफ़ के साथ सपोजिंग इफ़ टुगेदर नहीं आएंगे, लेकिन अलग अलग आप लिख सकते हैं। ठीक उसी तरह से सफिशेंट और इनफ एक साथ नहीं आएंगे, आप दोनों को अलग अलग लिख सकते हैं। माई फादर आस्क्ड मी इफ़ आई हैड सफिशेंट मनी टू पे द फीस। माई फादर आस्क्ड मी इफ़ आई हैड इनफ मनी टू पे द फीस, ठीक है। याद रखिएगा, सफिशेंट और इनफ जो हैं ये आप एक साथ यूज़ नहीं करेंगे। सफिशेंट और इनफ का प्रयोग आप एक साथ नहीं करेंगे, ठीक है। इसको आपने अच्छी तरह से याद रखना है। The candidate requested the chairman to repeat the question again. Repeat का अर्थ ही होता है दोहराना। Repeat का अर्थ ही होता है दोहराना। The candidate requested the chairman to repeat the question. Again की कोई आवश्यकता नहीं है। Repeat का अर्थ ही होता है दोहराना, तो इसीलिए again का यूज़ जो है बच्चे वो superfluous है। Again का यूज़ यहाँ पर गलत है, ठीक है। अगेन का प्रयोग अनावश्यक है, क्यों? क्योंकि रिपीट का अर्थ ही होता है दोहराना। रिपीट का अर्थ ही होता है दोहराना, इसीलिए अगेन का यूज़ यहाँ पर अनावश्यक है, ठीक है। द प्रिंसिपल फॉरबेड द स्टूडेंट्स नॉट टू स्टेज और वॉकआउट। अभी अभी मैंने आपको लिखवाया है, फॉरबेड के अंदर ही अर्थ छुपा है नॉट का, तो द स्टूडेंट्स, द प्रिंसिपल फॉरबेड द स्टूडेंट्स टू स्टेज और वॉकआउट। नॉट की कोई आवश्यकता नहीं है। नॉट का होना सेंटेंस का पूरे वाक्य का अर्थ ही पूरा चेंज कर देगा। तो फॉरबेड के अंदर मना कर देना, इनकार कर देना, डिनाई कर देना पहले से छुपा हुआ है, नॉट पहले से छुपा हुआ है। फॉरबेड के साथ नॉट का प्रयोग नहीं होगा। नॉट अनावश्यक है, क्योंकि फॉरबेड का अर्थ ही होता है अनुमति ना मिलना। अनुमति ना मिलना, ना अलाउ कर लेना, ठीक है, अलाउ ना करना। तो इसीलिए आपको याद रखना है कि नॉट का प्रयोग जो है वो अनावश्यक है। ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और फटाफट से सॉल्व करके बताइए आपके अनुसार यहाँ पर क्या सही जवाब हो जाएगा। द पेशेंट इज़ कंपैरेटिवली बेटर टुडे एंड आई होप दैट ही विल रिकवर सून सेड द डॉक्टर। बच्चे कंपैरेटिवली हो गया, ठीक है। कंपैरेटिवली के साथ आप पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग करेंगे। द पेशेंट इज़ कंपैरेटिवली गुड टुडे एंड आई होप दैट ही विल रिकवर सून सेड द डॉक्टर। तो कंपैरेटिवली, ये जो कंपैरेटिवली है इसके साथ आप एक पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग करेंगे, जबकि गुड, बेटर, बेस्ट, बेटर आपका कंपैरेटिव डिग्री है, तो गलत है। डबल कंपैरेटिव्स कभी नहीं होंगे। तुलना आप दो चीज़ों की एक साथ नहीं करेंगे, मतलब दो चीज़ों की तुलना करते हैं, लेकिन दो एडजेक्टिव्स जो तुलना कर रहे हैं वो एक साथ नहीं आएंगे। डबल कंपैरेटिव्स कभी नहीं यूज़ होंगे। द पेशेंट इज़ कंपैरेटिवली गुड टुडे एंड आई होप दैट ही विल रिकवर सून सेड द डॉक्टर, ठीक है। कंपैरेटिवली के बाद पॉजिटिव डिग्री आएगा। कंपैरेटिवली के बाद, रिलेटिवली के बाद, ये याद रखना है, रिलेटिवली हो गया, कंपैरेटिवली हो गया, इसके बाद पॉजिटिव डिग्री आएगा। इसके बाद क्या आएगा? पॉजिटिव डिग्री आएगा। कंपैरेटिवली गुड करेक्ट है, कंपैरेटिवली बेटर गलत है, और हम आम बोलचाल में कंपैरेटिवली बेटर कहते हैं। हाउ हैज़ योर परफॉर्मेंस बीन? द परफॉर्मेंस हैज़ बीन कंपैरेटिवली बेटर, गलत है, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है कि कंपैरेटिवली के साथ आप पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव को लगाएंगे, ना कि कंपैरेटिव डिग्री के।
बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, एंड आई एम श्योर आप सभी बिल्कुल सही जवाब देंगे यहाँ पर। जल्दी से बता दीजिए। अ कज़न सिस्टर ऑफ द चेयरमैन सेड दैट शी वुड लाइक टू सक्सीड हिम व्हेन हिज टर्म एक्सपायर्ड। कज़न सिस्टर, कज़न ब्रदर याद है गलत हो जाता है, ठीक है। वैसे ही आपको पता चल रहा है शी से कि वो महिला की बात कर रहे हैं। अ कज़न ऑफ द चेयरमैन सेड दैट शी वुड लाइक टू सक्सीड हिम व्हेन हिज टर्म एक्सपायर्ड, व्हेन हिज टर्म एक्सपायर्ड। तो यहाँ पर आपको क्लियरली पता चल रहा है कि कज़न सिस्टर, कज़न ब्रदर ये गलत है। कज़न सिस्टर, कज़न ब्रदर ये बिल्कुल आपका गलत है, ठीक है। तो इसको प्लीज़ थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, ये आपके लिए आवश्यक हो जाता है। Yesterday in the night he came to dinner but ate very little because he was emotionally disturbed. Yesterday in the night गलत प्रयोग है। Yesterday night in the night गलत है। Last night कहेंगे, last week, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, last week हो गया, last night हो गया। तो यहाँ पर आपको याद रखना है last week, last month, last year, last night। तो yesterday in the night बिल्कुल गलत है। yesterday in the night बिल्कुल गलत है, ठीक है। आपका येस्टरडे इन द नाइट जो है बच्चे वो बिल्कुल गलत है। या तो आप लास्ट नाइट, लास्ट वीक, लास्ट मंथ इस तरह से यूज़ करेंगे। लास्ट वीक, लास्ट नाइट, लास्ट मंथ इस प्रकार से आप यूज़ करेंगे। This is the new book which my father bought it for you. This is the new book that my father bought for you. Bought it, it गलत है। it का यूज़ जो है वो superfluous book के लिए, book पहले से हम बता चुके हैं। This is the new book which my father bought for you. it का प्रयोग गलत है। it का प्रयोग गलत है। This is the new book which my father bought for you. which my father bought for you. it का प्रयोग superfluous है। it का प्रयोग superfluous है, ठीक है। इसको याद रखिएगा। तो देयर इज नो नीड टू पुट इट, इट यहाँ पर सुपरफ्लुअस है। ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को। द थिंग वॉट यू लाइक इज नॉट अवेलेबल हियर। द थिंग दैट यू लाइक इज नॉट अवेलेबल हियर। द थिंग वॉट यू लाइक, या तो आप वॉट को हटा देंगे, ठीक है। द थिंग दैट यू लाइक और द थिंग विच यू लाइक। द थिंग दैट यू लाइक और द थिंग विच यू लाइक इज नॉट अवेलेबल हियर। या फिर आप द थिंग को हटा दीजिए, वॉट यू लाइक इज नॉट अवेलेबल हियर। जो भी है गलती फर्स्ट पार्ट में है। याद है इन क्वेश्चंस में आपको आइडेंटिफाई करना है कि गलती कहाँ पर है, इस तरह में अभी तो ये आपको याद रखना है। या तो आप द थिंग को हटा सकते हैं, वॉट यू लाइक इज नॉट अवेलेबल हियर, या द थिंग विच यू लाइक या द थिंग दैट यू लाइक इज नॉट अवेलेबल हियर, ठीक है। इसे याद रखिएगा, वॉट यहाँ पर बिल्कुल गलत है। विच या दैट हो सकता है, या फिर आप द थिंग को हटा सकते हैं, ठीक है। इसको याद रखिएगा। द थिंग विच और दैट यू लाइक इज नॉट अवेलेबल हियर और व्हाट यू लाइक इज नॉट अवेलेबल हियर, दोनों करेक्ट हैं। ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, बिल्कुल भी मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। थ्रू आउट द होल ईयर देयर वाज नॉट अ सिंगल डे विदाउट सम वायलेंस। थ्रू आउट द होल ईयर, थ्रू आउट मतलब पूरा साल, ठीक है, और इसलिए होल ईयर की कोई आवश्यकता नहीं है। थ्रू आउट देयर वाज नॉट अ सिंगल डे विदाउट सम वायलेंस और द होल ईयर देयर वाज नॉट अ सिंगल डे विदाउट सम वायलेंस। सो थ्रू आउट और होल टुगेदर लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। थ्रू आउट का भी अर्थ है पूरे टाइम के लिए, होल का भी अर्थ है पूरे टाइम के लिए। तो ये आपको याद रखना है। या तो आप लिखेंगे थ्रू आउट द ईयर, थ्रू आउट द ईयर, या फिर आप लिखेंगे द होल ईयर। या तो आप लिखेंगे थ्रू आउट द ईयर या फिर आप लिखेंगे द होल ईयर। या तो आप लिखेंगे थ्रू आउट द ईयर या फिर आप लिखेंगे द होल ईयर, ठीक है। इसको याद कर लीजिएगा। According to me, every student of English literature must read all the best tragedies of Shakespeare. According to me, every student of English literature must read all the best tragedies of Shakespeare. यहाँ पर आपको याद रखनी है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप कहना चाह रहे हैं अकॉर्डिंग टू मी या अकॉर्डिंग टू अस, ये गलत है, ठीक है, ये गलत है। आप कहेंगे इन माई ओपिनियन या आप कहेंगे इन आवर ओपिनियन, ठीक है। लेकिन अकॉर्डिंग टू हिम, अकॉर्डिंग टू हर, अकॉर्डिंग टू द बाइबल, अकॉर्डिंग टू द रामायणा, अकॉर्डिंग टू द महाभारत, अकॉर्डिंग टू द गीता, अकॉर्डिंग टू द कुरान, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है। अकॉर्डिंग टू मी, अकॉर्डिंग टू मी ये गलत है, हम बोलते हैं इसको हर रोज़। अकॉर्डिंग टू मी आई एम फीलिंग स्लीपी राइट नाउ। अकॉर्डिंग टू मी आई एम I don't think we will be able to I don't think we'll be able to go tomorrow, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू मी ये गलत है,
ठीक है। इन माई ओपिनियन होगा जब आप अपनी बात कर रहे हैं, या अकॉर्डिंग टू अस, ये भी गलत है, इन आवर ओपिनियन हो जाएगा। लेकिन अकॉर्डिंग टू के साथ आप किसी पर्सन का यूज़ कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू यू, अकॉर्डिंग टू हिम, अकॉर्डिंग टू देम, अकॉर्डिंग टू द बाइबल, इस तरह से कर सकते हैं। ये प्लीज़ याद रख लीजिएगा, ये टेबल आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर इसमें कोई डाउट है तो बता दीजिएगा। अगर मेरे अनुसार होगा या हमारे अनुसार होगा, इसे आप लिख लीजिए। अब यदि अगर मेरे अनुसार है या हमारे अनुसार है तो हम कहेंगे इन माई ओपिनियन, अगर मेरे अनुसार है। अगर हमारे अनुसार है तो इन आवर ओपिनियन। लेकिन अगर किसी और के अनुसार है तो आप कहेंगे अकॉर्डिंग टू हिम, अकॉर्डिंग टू यू, अकॉर्डिंग टू देम, अकॉर्डिंग टू द बाइबल, ये याद रखिएगा। लेकिन मेरे और हमारे अनुसार के लिए हम इन माई ओपिनियन और इन आवर ओपिनियन करेंगे। इसे प्लीज़ याद रखिएगा, ये ज़रूरी है, ठीक है। In spite of his sincerity, he was awarded 100% marks in mathematics. अक्सर हम इस तरह की गलती करते हैं, और गलती क्या है? इन स्पाइट ऑफ बिल्कुल सही है, अगर डिस्पाइट ऑफ होता तो उसमें गलती होती। इन स्पाइट ऑफ बिल्कुल सही है। इन स्पाइट ऑफ हिज इनसिंसियरिटी ही वॉज अवॉर्डेड 100% मार्क्स। 100% गलत यूसेज हो जाता है, 100% गलत यूसेज हो जाता है। आप क्या कहेंगे? आप इसे 100% कहेंगे, ठीक है। 100% जो है ये गलत यूसेज है, आप इसे 100% कहेंगे। 100% गलत यूसेज हो जाएगा, 100% सही यूसेज है। He put his sign at the foot of the letter and posted it without delay. Putting your sign, he signed the letter. Sign आपका verb है, जबकि यहाँ पर उसने हस्ताक्षर किए यानी कि सिग्नेचर किए, ठीक है। He put his signature at the foot of the letter and posted it without delay. He put his signature, he put his signature, he put his signature at the foot of the letter and posted it without delay. He put his signature, ठीक है। He put his sign, sign verb हो जाएगा जो कि गलत है। यहाँ पर signature की आवश्यकता है, यहाँ पर signature की आवश्यकता है। So sign is incorrect, signature is correct. Sign is incorrect and signature is correct. Sign verb है, signature आपका noun है। ध्यान से देखिए, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉमन एरर है और मैं चाहती हूँ सब लोग यहाँ पर इसको सॉल्व कर पाएँ। The officer asked me to contact the concerned clerk for any difficulty in payment. अब हमें सुनने में ये बिल्कुल सही लगता है, लेकिन ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि concerned clerk का अर्थ निकल रहा है चिंतित क्लर्क, जबकि मुझे जाना है संबंधित क्लर्क के पास। The officer asked me to talk to the संबंधित क्लर्क for any difficulty in the payment, ना कि चिंतित क्लर्क। तो कंसर्न्ड क्लर्क चिंतित क्लर्क हो रहा है, लेकिन क्लर्क कंसर्न्ड होगा संबंधित क्लर्क। द ऑफिसर आस्क्ड मी टू टॉक टू द क्लर्क कंसर्न्ड फॉर एनी डिफ़िकल्टी इन पेमेंट। बोलने में हम कभी भी ऐसा नहीं करते हैं, ये आपको याद रखना है। कंसर्न्ड क्लर्क का अर्थ हो जाता है चिंतित क्लर्क, लेकिन क्लर्क कंसर्न्ड का अर्थ होता है संबंधित क्लर्क, ठीक है। कंसर्न्ड क्लर्क हो जाता है चिंतित क्लर्क, लेकिन क्लर्क कंसर्न्ड इज संबंधित क्लर्क, ठीक है, ये याद रखिएगा। He was very friendly enough to help me when I was in distress, ठीक है। अब very का प्रयोग superfluous है। He was friendly enough to help me when I was in distress. very का प्रयोग आप नहीं करेंगे। very का प्रयोग यहाँ पर इस वाक्य में superfluous है। very का प्रयोग इस वाक्य में क्या था बच्चे? very का प्रयोग इस वाक्य में superfluous था। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर याद रखनी है। lucky enough, tall enough, rich enough, ठीक है। तो इस तरह से पॉजिटिव डिग्री के साथ ही आप enough का यूज़ करेंगे। ध्यान से देखिए, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और बहुत ही सिंपल है। द ओल्ड मैन आस्क्ड मी इफ देयर वाज एनी प्लेस, प्लेस यानी कि स्थान नहीं, वो मुझसे पूछ रहे हैं कि कोई जगह है। जगह के लिए रूम यूज़ होता है, ना कि स्थान। आप बोलेंगे जगह के लिए रूम यूज़ होता है, ना कि प्लेस। सो द ओल्ड मैन आस्क्ड मी इफ देयर वाज एनी रूम इन द कंपार्टमेंट, इफ देयर वाज एनी रूम इन द कंपार्टमेंट, ठीक है। तो एनी रूम यानी कि कोई जगह थी, ठीक है। अच्छा, जल्दी से कुछ वर्ड्स कर लेते हैं। आप, आई होप आपने अच्छी तरह से ये समझ लिया होगा। कॉम्टी, कॉम्टी का अर्थ होता है जब हर कोई एकता के साथ रह रहा है, ठीक है। जब हर कोई एकता, शिष्टाचार का पालन करते हुए पीस हार्मनी में रह रहा है, ठीक है, उसको कॉमिटी कहा जाता है। दोज आर ग्रुप एक्टिविटीज़ प्रमोटिंग कॉमिटी। कॉमिटी कम्युनिटी फीलिंग से, कम्युनिटी फीलिंग से आप याद रखिएगा कॉमिटी। कम्युनिटी फीलिंग से आप वर्ड याद रखिएगा कॉमिटी। कम्युनिटी फीलिंग से वर्ड याद रखिएगा कॉमिटी। कॉमिटी का अर्थ हो जाता है जब आप एक दूसरे के साथ भाईचारा
बनाए रखते हैं और शिष्टाचार का पालन करते हैं। डेफरेंस का अर्थ होता है आदर करना, सम्मान करना, किसी का रिस्पेक्ट करना। आदर जब आप करते हैं, सम्मान करते हैं, कर्टेसी दिखाते हैं, उसको डेफरेंस कहा जाता है, ठीक है, उसको डेफरेंस कहा जाता है। इवेनेसेंट क्षण भिंगुर 2 मिनट में खराब हो जाएगा। समथिंग विच इज एफिमेरल, फ्लीटिंग, फुगेशियस बहुत ही इंपॉर्टेंट समानार्थी है, इसे याद रखिएगा। फ्लीटिंग, एफिमेरल, फुगेशियस, ट्रांजिएंट यानी कि थोड़ी देर तक रहेगा, ठीक है, थोड़ी देर तक रहेगा। जैसे खुशियाँ क्षणभंगुर होती हैं, दुख क्षणभंगुर होता है, इवेनेसेंट होता है। मेहनत करते रहना, कर्म करते रहना, वो चीज़ कांस्टेंट है। तो ये आपको याद रखना है। इवेनेसेंट यानी कि कोई चीज़ जो एकदम से ओझल हो सकती है, क्षणभंगुर है, ठीक है। फिजिकल ब्यूटी इज एज इवेनेसेंट एज अ रेनबो भी थोड़ी देर के लिए होती है और ब्यूटी भी थोड़ी देर के लिए होती है। हमर्ष्य का अर्थ होता है आपकी एरोगेंस, जब आप बहुत ज़्यादा घमंडी होते हैं, या एक तरह का फ्लॉ, आपके अंदर जो खराबी है, ठीक है, तो आपके अंदर जो फ्लॉ होता है जिसकी वजह से आपका डाउनफॉल आता है, उसे हमर्ष्य कहते हैं। आपका जो फ्लॉ है, जो आपकी बुराई है, जिसकी वजह से आपका डाउनफॉल आया है, उसे हमर्ष्य कहेंगे। उसे हम क्या कहेंगे? हमर्ष्य कहेंगे। कनकर का अर्थ होता है जब आपको कोई सहयोग देता है, जब आपके साथ कोई सहमति बरतता है, अग्री करता है। सारा कनकर्ड विद रवि, सारा कनकर्ड विद रवि, सारा कनकर्ड विद रवि, ठीक है। तो इसी के साथ हम आज की इस क्लास को एंड करेंगे यहीं पे ही। सारे के सारे सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशंस जिन्हें हम लोगों ने आज कवर किया, उसके नोट्स बना लीजिएगा। एक आध और क्वेश्चंस है जो बनते हैं, उसे हम कवर कर लेंगे, आप चिंता मत कीजिएगा। अच्छी तरह से इसे रिवाइज कर लीजिएगा। यहाँ पर कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशंस के क्वेश्चंस हमने देखे हैं, ये आपके फिंगर टिप्स पे होने चाहिए, ताकि ऐसे ही आप ज्यों के त्यों एग्ज़ाम में अच्छी तरह से इन्हें सॉल्व कर सकें। इसी के साथ हम एंड करेंगे। अगर कोई डाउट है तो उससे ज़रूर बता दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।